के मैं बताता नहीं हूँ किन मामलों में सिफारिश चलेगी, किन मामलों में मेरे पास सिफारिश नहीं चलेगी। यहाँ पर एक मूक सहमति दे दी गई है चोरी को, तुम तो ठोक देना, हाँ, हम देख लेंगे। तो कबाड़ चोरी और कोयला चोरी के ऊपर तो प्रमुख एक्शन लेंगे। हाँ, आज इनको पकड़ेंगे। इनफैक्ट बहुत लोगों का तो घर ही कोयला या कबाड़ से चल रहा है। भी करेंगे कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करेंगे। आपके ऊपर कबाड़ियों द्वारा हमला कर दिया गया था। उंगली यहाँ से इधर से लेकर के यहाँ तक कट गई थी, थोड़ी सी स्किन से जुड़ी हुई थी। वो सही टाइम पर ऑपरेट नहीं होती तो शायद नहीं जुड़ पाती। नशा करने के लिए आदमी किनारा ढूंढता है। युवा है वो नशे की ओर ऐसा भाग रहे हैं कि कल को जब उन्हें रोजगार के लिए कोई अवसर मिलेगा तो भी वो नशे में इतना धुत, इतने कमजोर हो चुके होंगे कि उनके बस का नहीं होगा कोई काम। एक किसान का बेटा जिसका सफ़र खेत की मिट्टी में हल चलाकर शुरू होता है। अपने पिता के साथ खेत में हल चलाते हुए जिसने ये बात सीखी थी कि बेटा, अगर जब भी तुम्हें कोई मौका मिले ऐसा कि अगर तुम किसी उच्च पद पर बैठ सको और तुम्हारे पास कोई मजबूर आए, कोई लाचार आए, तो कभी भी उसे अकेला ना महसूस हो, इस बात को हमेशा याद रखना। इस बच्चे ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई अपने स्कूल से ही, अपने गांव से ही पूरी की और उसके बाद 8वीं के बाद की जो पढ़ाई है 12वीं तक, उसे पूरा करने के लिए 15 किलोमीटर दूर तक जाकर साइकिल से सफ़र तय किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई जबलपुर आकर किया, अपने बड़े पापा और बड़े भाई के पास रहते हुए। बड़े भाई साहब भी बड़े मेधावी थे। उनको सबसे पहले वर्दी मिली और उस वर्दी को देखकर इनके मन में भी चाह उठी कि मैं भी इस वर्दी का हकदार बनना चाहता हूँ। अथक प्रयासों के बाद 2016 में इन्हें भी वर्दी प्राप्त हुई और आज ये रामनगर थाना के थाना प्रमुख के रूप में पदस्थ हैं। तो ये हमारे मेहमान आज हमारे बीच मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच मौजूद हैं थाना प्रभारी सुमित कौशिक जी। सर, कैसा लगता है इस वर्दी को प्राप्त करके जो आप पा चुके हैं? वर्दी पा के अच्छा तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कोई चीज़ है, जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसके साथ में बहुत सारी खुशियों के साथ, जब पहली बार वर्दी पहनने को मिला था तो बहुत ही उत्साह था शरीर में। और आज भी जब भी तबीयत भी अगर ख़राब रहती है या स्वास्थ्य में हल्का सा अगर ऐसा कुछ लगता है, लेकिन जब तैयार होकर के नहा करके जब थाने के लिए निकलते हैं, वर्दी जब पहन लेते हैं तो अपने आप शरीर, जो बॉडी का पोस्चर होता है, वो अपने आप थोड़ा सा अपने एनर्जी आने लगती है। तो ये रही बात वर्दी की। लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों की, तो जिम्मेदारी भी साथ में बहुत इसमें साथ में मिलती हैं। वर्दी के साथ ही जिम्मेदारियां भी मिलती हैं खुशियों के साथ। और चूँकि सर थाने में पदस्थ रहते हुए आपको दिन भर लोगों की समस्याओं को सुनना और उनसे जूझना पड़ता होगा, तो ऐसी सूरत में क्या कई बार ऐसा भी होता है कि इस जो परिस्थितियों को आप फेस करते हैं, इसका असर आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी होता हो? वो स्ट्रेस कई बार परिवार में निकल जाता हो या परिवार का कोई स्ट्रेस हो जो काम में उतर आता हो, क्या ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है आपको? नहीं, होता है मानवीय जीवन में, चूँकि है तो मनुष्य ही वर्दी के भीतर, तो लेकिन ऐसा जाहिर होने नहीं देते हैं। ना तो हमारे परिवार पर यहाँ का काम का असर दिखता है, ना परिवार का यहाँ काम पर असर दिखता है। और समस्याएं आती हैं तो उनको निराकरण करते हैं, लेकिन उसका स्ट्रेस तब होता है जब हम कोई चीज़ को नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि उसको, जो भी समस्या लेकर के हमारे पास आया, तो उसका निराकरण हो। ऐसा कई बार होता होगा सर कि आप किसी महत्वपूर्ण केस में काम कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर राजनीतिक दबाव भी आते होंगे, या जो छुटमुट गुंडे, मवाली या फिर जो दबंग लोग होते हैं उनकी तरफ से धमकियां भी आती होंगी काम को लेकर, परिवार को लेकर। क्या ऐसा कोई कभी वाकया हुआ, या अगर हुआ तो इनसे क्या आपने कैसे फेस किया? नौकरी के शुरुआती समय में ये सब चीज़ें मैक्सिमम ज़्यादा होती थी कि प्रेशर आना, सिफारिश। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा सा नौकरी पुरानी होती जा रही है तो प्रेशर थोड़े कम इसलिए भी होते जा रहे हैं क्योंकि मेरी नौकरी लगभग ट्रेनिंग के टाइम को छोड़ के 14 महीने, 2016 के बाद 14 महीने ट्रेनिंग में रहा। ट्रेनिंग के बाद की पूरी नौकरी अनूपपुर ज़िले की है मेरी। तो लोगों को पता चल गया है कि किन मामलों में सिफारिश चलेगी, किन मामलों में मेरे पास सिफारिश नहीं चलेगी। तो इसलिए उन चीज़ों का असर थोड़ा सा कम हो गया है। प्रेशर कह लें या सिफारिश कह लें, उन चीज़ों का थोड़ा सा कम हो गया है सर। ये तो अच्छा है। और सर, इससे पहले कुछ समय पहले तक आपको इस ज़िले में एनडीपीएस स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता था। आपने ताबड़तोड़ कार्यवाहियाँ की थी गांजे को लेकर या उसके आवागमन को लेकर। तो कैसा रहा ये आपका सफ़र और किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया, और कैसे आपने, क्या इसे टारगेट करके केवल इसे ही विशेष रूप से ध्यान देकर रोका था, या ऐसे ही सिलसिले आपको बार बार फेस करने पड़ रहे थे इसलिए? नहीं, वो उस समय क्या था कि जैसे मेरी पदस्थापना फुनगा चौकी प्रभारी के रूप में थी, और जो फुनगा हमारा जो चौकी है वो अगर क्राइम के हिसाब से या एनडीपीएस के क्राइम के हिसाब से देखें तो वो एक वो है, चौराहा है जी। जैसे कि वैसे तो हमारे ज़िले का मुख्यालय अनूपपुर है,
लेकिन जो रूट है, रूट के हिसाब से हम देखें तो फुनगा चौकी एक चौराहा है जो हमें कनेक्ट करता है जतेहरी से। जतेहरी के आगे फिर जो वेंकटनगर होते हुए बिलासपुर रूट को पकड़ता है, और यहाँ से अपन जब कोतमा से अगर शहडोल रोड में जाए तो फुनगा चौकी मेन रोड में है। तो वो एक NDPS के लिए एक केंद्र बिंदु होता है। तो अक्सर हमारे पास सूचनाएं भी उस समय वहाँ पर थी, और वो चूँकि वो रूट ऐसी है, जो फुनगा चौकी की स्थिति है वो जो वहाँ पर वो है NDPS के हिसाब से वहाँ से रूट है, चारों तरफ को रूट है वहाँ से, इसलिए वहाँ पर अधिकतम कार्रवाई करने का मौका मिला था हमें। और चूंकि वो भी शुरुआती दौर ही था सर, तो उसमें भी काफ़ी सिफारिशें, धमकियाँ इत्यादि आई होंगी आपके पास? नहीं, NDPS के मामले में मुझे लगता है कोई भी सिफारिश करने से बचता है, क्योंकि वो इस तरह का क्राइम है कि उसमें कोई भी अपना नाम या उनमें नहीं आता है। सिफारिशें अगर आती भी हैं तो झगड़ा, लड़ाई, ये सब सारी चीज़ों में आती हैं। मेन हीनियस क्राइम में कोई सिफारिश करने से लोग बचते हैं। सर, धमकियों तक तो बात एक बार फिर भी समझ में आती है कि इंसान उसे टैकल कर सकता है किसी तरीके से, लेकिन एक बार हमें ये भी सूचना मिली थी कि आपके ऊपर कबाड़ियों द्वारा हमला कर दिया गया था। क्या था वो वाकया, आप हमें विस्तार से बताइए। वो वर्ष 2021 की बात है जी। उस समय मैं थाना प्रभारी बिजली के रूप में पदस्थ था। तो मुझे सूचना मिली थी रात के 8:30 पौने 9 के बीच में कि कुछ कबाड़ चोर हैं जो काफ़ी संख्या में 8 से 10 की संख्या में वो रहते थे, और एक पिकअप वाहन जिसमें मालवाहक, छोटा मालवाहक होता है, उसमें वो बैठ कर के और विधिवत अपने ऐसे इंतजामात थे उनके पास जैसे कि चोट भी पहुंचा सकें, रॉड, सरिया, और उनके पास ग्राइंडर वगैरह भी थे, कटर, जिससे कि लोहा चुरा सकें, कालरी, चूँकि अब यहाँ पर आसपास कॉलरी का क्षेत्र है, कोयला की जो कुछ बंद पड़ी खदानें हैं जिनमें लोहा आसानी से मिल जाता है, तो उन चीज़ों को टारगेट करते थे वो। और उसमें ये था कि उस समय जब मैं वहाँ पदस्थ था तो एक कॉलरी का एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसके ऊपर हमला भी हुआ था, उसको सिर में चोट पहुँचा करके चोरी हुई थी वहाँ पर। तो वो मामला भी हमने देखा था। उसके कुछ दिन बाद ही ये वाली सूचना हमें मिली, तो हमें लगा कि शायद आज ये फिर टारगेट किसी SCCL के गार्ड को करेंगे। तो हमने कहा कि आज इनको सफल नहीं होने देंगे, पकड़ा जाए इनको। हाँ, आज इनको पकड़ेंगे। तो कुछ थोड़ी सी उनकी किस्मत अच्छी थी उस दिन। अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो हमारी टीम को भी चोट लगी। जी। हुआ क्या था सर, दर्शक ये बात जानना चाहेंगे वाकई में कि एक्चुअली में हुआ क्या था? आपके जैसे एक दमदार सिपाही को कुछ टुच्चे या मवाली कह सकते हैं जो कबाड़ माफिया का काम कर रहे हैं, वो कैसे घेर लेते हैं, किस प्रकार से आपको चोटिल कर देते हैं, ये बात जानना चाहेंगे। हमें सूचना मिली थी तो हमने नाकाबंदी का पॉइंट चुना था एक रेलवे क्रॉसिंग के थोड़ा सा आगे, कि थोड़ा सा हमारी एक टीम वहाँ पर भी लगी हुई थी रेलवे क्रॉसिंग के पास। तो जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी रेलवे क्रॉसिंग के पास, तो उन लोगों की गाड़ी, हमें सूचना मिल गई, हमने अपनी गाड़ी लगा के रखी हुई थी। तो उसके बाद जैसे ही वहाँ से रेलवे फाटक खुला, उनकी टीम का उनका आना हुआ। तो जब वो आते हैं तो हमारी टीम तैयार थी, लेकिन हमारे जो बंदे पहले रेलवे क्रॉसिंग के पास थे वो लोगों ने उनको थोड़ा सा रोकने का प्रयास किया जी, क्योंकि हमने सोचा कि 2 पार्ट में रुकवाएंगे तो आसानी होगी। पीछे से भी हमारी टीम कुछ थी तो हमने कहा घेर करके, एक तरीके से पुलिस भी रेकी कर रही थी कि भाई यहाँ से आओ, हम उधर से पकड़ लेंगे, हमने उनको कहीं तो रुकोगे। एक तरह से जो हमारे यहाँ एक पुलिस में एम्बुश टाइप से चलता है, एक टर्म होती है एम्बुश। एम्बुश मतलब होता है कि घात लगाकर वार करना, उसी टाइप का हमने बनाया था। लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, वो समझ गए थे। जब हमारी जो फर्स्ट पार्टी थी उसने जब उनको प्रयास किया तो वो समझ गए थे कि आज पकड़े जाएंगे। तो वो काफ़ी स्पीड में अपनी गाड़ी को लेकर के, और हमारी जो गाड़ी थी हमने भी उनको रोका, फिर प्रयास किया। फिर हमारी जो एक टीम थी उन्होंने आगे आए, मैं भी उसमें आगे आया था, तो उन्होंने हमारी गाड़ी को बहुत स्पीड से लाके टक्कर मार दी। उसमें जो है सामने से जो लोग बैठे थे उनको हमने जब पकड़ने का प्रयास किया दौड़ करके, कुछ लोगों को पकड़ा, तो जो पीछे जो लोग थे वो, मैंने पहले ही बताया कि उनके पास रॉड, सरिया जैसी चीज़ें वो रखते थे और अग्रेसिव भी थे वो लोग। और कुछ जो उनका हेड था, एक कालीचरण नाम का आदमी था, उसने उनको इस तरह से वो ब्रीफ करता था कि अगर कोई बात होगी तो मैं समझ लूँगा और वो तुमको तो ठोक देना, हम देख लेंगे। तो उस तरह से मेन आदमी को तो हमने पकड़ ही लिया था वहाँ पर। उसका भाई भी था एक। 5 लोगों को हमने उस रात गिरफ्तार भी किया था, बल्कि हमारी टीम चोटिल हुई थी लेकिन हमने 5 लोगों को पकड़ा भी। तो आप भी हुए थे सर? हाँ, चोटिल में हुआ था। यहाँ पर एक चोट लगी थी और ये उंगली में मेरे चोट लगी थी, काफ़ी गंभीर चोट थी। हाँ, उंगली यहाँ से इधर से लेकर के यहाँ तक कट गई थी, थोड़ी सी स्किन से जुड़ी हुई थी। वो सही टाइम पर ऑपरेट नहीं होती तो शायद नहीं जुड़ पाती उंगली।
पर हमने अंततः उनकी जो मंसूबे थे उनको नाकाम किया कर दिया। और पकड़ा भी उनमें से, उनको लोगों को पकड़ लिया था। बाद में 2-3 फरार हो गए थे, रात था, अंधेरा था, लेकिन फिर बाद में उनको भी पकड़ा गया। अब सर, चूँकि एज अ थाना अध्यक्ष आपको जीवन में बहुत सारे केसेस को डील करने का मौका मिला होगा, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा केस था जिसे सॉल्व करने में आपको सबसे ज़्यादा समस्याएं हुई, या जो सबसे ज़्यादा रोचक लगा हो, या जिस पे काम करके आपको लगा हो कि हाँ भाई वर्दी सफल हो गई? बहुत सारे केस थे, दिमाग में बहुत सारे केस हैं जी। 3-4 केस हैं खास करके। अब जैसे हमने सुना था सर, आप एक अमरकंटक में एक मर्डर केस में भी जुड़े हुए उस थे। टीम का हिस्सा था मैं। हाँ। उस टीम के हेड हमारे एसडीओपी साहब थे। हाँ, लेकिन पर उसके हिस्सा तो आप भी थे। उस टीम उस का केस के बारे में कुछ डिटेल में बता सकते हैं? बहुत मतलब वो रोचक हो सकता है। हाँ, वो कठिन भी था, चूँकि एक सन्यासी बाबा की हत्या हुई थी उसमें, और हत्या के मामले में, और वो भी एक सन्यासी बाबा रहते थे और ऐसी जगह वो रहते थे जो एकदम से रिमोट एरिया था, शैडो एरिया नेटवर्क के हिसाब से, वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता था। तो हमें जो कह सकते हैं टेक्निकल जो सपोर्ट था वो बिल्कुल ज़ीरो था वहाँ पे। और उसके बाद नेटवर्क न रहने के बावजूद भी, वो हिली एरिया है पूरा, अमरकंटक के पास में जो अपना पुष्पराजगढ़ है, वहाँ पर उस स्थान की जगह का मामला था वो। वहाँ पर टावर भी बहुत फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि कहीं पर पहाड़ी है, फिर कहीं पर नीचे है, तो इस वजह से और लोगों का वहाँ आना जाना, मतलब सीमित लोगों का आना जाना मुश्किल रहा होगा, बीहड़ पहाड़ी इलाका है। हाँ, तो लेकिन जो वहाँ सीमित लोग ही जाते थे, और उनमें से किसी का एक बाबा जिसके पास कोई संपत्ति नहीं, जिसके पास कोई रंजिश का मुद्दा ही नहीं था, मर्डर का मोटिव ही नहीं समझ में आ रहा मर्डर का होगा। मोटिव पहले समझ में नहीं आता था, और लास्ट तक उसी चीज़ पर पुलिस परेशान थी। घूम करके एक ही जगह आकर के हम लोग रुक जाते थे, घूमते थे, एक ही जगह आकर के हम लोग रुक जाते थे कि मोटिव क्या रहा होगा, मोटिव क्या रहा होगा। तो उस केस में एक उनका शिष्य था, हमने उससे बहुत बातें की थी। तो वो शिष्य बार बार मतलब बहुत अच्छी बातें करता था, दार्शनिक टाइप की बातें करता था कि बाबा के साथ में बैठता था जिनकी मृत्यु हुई थी, वो अनहत चक्र तक अपनी बातों को, मतलब वो अपने उसको समाधि को अनहत चक्र तक ले जाते थे, और उनकी सांस रुक जाती थी। 7 चक्र जो जागृत होते हैं, हाँ, वो वैसी बातें करता था। जागृत व्यक्ति तो उसको देख के लगता था कि पता नहीं कैसी कैसी बातें, मतलब चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। मतलब मेरे लिए पहली बार नया था वो, कि कोई एक 22-23 साल का लड़का और 7 चक्र जो शरीर के होते हैं उनके बारे में बात करता था उसमें, और उससे 2-2 दिन लगातार बात हमने करी थी, बिना किसी, मतलब ऐसा कोई उस केस में ऐसा नहीं था कि, चूँकि मोटिव नहीं था, दूसरा ऐसे लोगों से मिलना था जो बाबा के इर्द गिर्द रहते थे। तो और बाबा भी अच्छे व्यक्ति थे, उनका नाम था, 12 साल खड़े होकर के उन्होंने तपस्या की थी। तो जो खड़ा रह करके 12 साल बैठा ही नहीं हो, रात दिन खड़ा रहा, तपस्या को तो समझ ही सकते हैं। हाँ, तपस्वी तो थे। तो उस बात को, मतलब वो जो लड़कों, उनके जो शिष्य थे, क्योंकि उनके शिष्य के अलावा वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, तो उन्हीं के बीच से चीज़ें निकलनी थी, जो भी सॉल्व होना था मामला। तो वो जो चक्र वाली बातें करना, कुछ लोग कहते थे कि बाबा यहाँ मंदिर बनाने वाले थे। बाबा की मतलब वो था कि उद्देश्य था जीवन का उनका, कि मैं तो बाबा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करके मैं यहाँ मंदिर बनाना चाहता हूँ। वो एक पॉइंट था कि शायद कोई मंदिर नहीं बनने देना चाहता होगा, वो शायद ऐसा करता होगा। लेकिन बाद में जब खुलते बात जब खुली, तो ये पता चला कि कोई उन्हीं के मित्र कह सकते हैं, या फिर साथी बाबा थे, जो वहाँ पर गए थे, और एक स्त्री को, चूँकि जिनकी मृत्यु हुई थी, वो बाबा को स्त्रियाँ पसंद नहीं थी। तो उसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ, और तात्कालिक ऐसी उनको चोट पहुंची कि उससे उनकी मृत्यु हो गई, यानी उनकी हत्या हो गई वहाँ पर। मतलब इरादतन हत्या नहीं थी? इरादा तो रहा, क्योंकि अब चूँकि कोई भी अगर किसी को असॉल्ट कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो इरादा तो है, मोटिव तो था ही। उन्होंने मना किया था, उसने बलपूर्वक उस चीज़ को मनवाना चाहा, तो इरादा तो हो ही जाता है वहाँ। और सुना था सर, काफ़ी रोचक ये मामला हो गया था उस समय, खबरों में भी काफ़ी प्रकाशित हो रहा था कि खबरों में तो बातें बहुत कुछ हो रही थी इस बारे में। बहुत सारे धर्म संगठनों का उसमें इंटरेस्ट था। उनका ये कहना था कि अगर ऐसे किसी संत महात्मा बाबा, जो किसी से रंजिश ना रखता हो, जो किसी से कोई लेना देना ना हो, अगर उस व्यक्ति को भी अगर सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, या उसके हत्यारे तक अगर नहीं पहुंच पाएगी पुलिस, तो फिर कैसे। और इस मामले में भी सर, हमें जो जानकारियाँ मिली थी उससे पता चलता है कि हीरो सिंड्रोम एक जो चीज़ होती है, वो भी देखने को मिली थी, और वो भी एक की रोल प्ले किया इस केस को सॉल्व करने में। अपने दर्शकों को बता दूं, हीरो सिंड्रोम एक ऐसी मनस्थिति होती है
जिसमें अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उस क्राइम सीन पे दोबारा ज़रूर जाता है और वहाँ पे अपने आप को एक नायक के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, जो अलग से पहचान में आ जाता है। ऐसे बहुत से मामलों में, बहुत से केसेस में हमने कई लोगों को हरकतें करते देखा है, तो वो होता है हीरो सिंड्रोम। तो सर इस केस में भी हीरो सिंड्रोम से रिलेटेड कोई तो कीवर्ड आप लोगों को मिला था? ऐसा इसलिए था उसमें कि जब हमने जिसके बारे में मैंने बताया कि जो 7 चक्र के जागृत करने के बारे में बताता था, उनका शिष्य था, उसने बताया था कि लास्ट टाइम यहाँ पर मतलब जब मैं आखिरी बार था तो एक बाबा उनके पास थे। तो वो जो बाबा आखिरी बार थे उनके पास, तो वो उस लड़के ने देखा था। तो जब उनके साथ एक और शिष्य था उनका, जो बाबा दूसरी जगह से अमरकंटक से आए थे, जब उस शिष्य से हमने पूछना शुरू किया था, वो कई तरह की बातें उसने बताई थी। और इनका भी जो रोल था, जो बाबा का रोल था, वो थोड़ा सा संदेहास्पद इसलिए लगा था। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उसमें उस चीज़ को महसूस किया था उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और उन्होंने भी, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी ये चीज़ बताई थी हमें कि यहाँ इन चीज़ों पर, इन बिंदुओं पर अगर अपन इसकी जो हीरो सिंड्रोम वाली बात है कि अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पर इसकी जो थोड़ी सी है वो सस्पिशियस है, इसकी जो प्रेजेंस है, इसमें प्रेजेंस जो थी वहाँ पर, जो कई बार उसके जितने बार उससे पूछा जा रहा था तो उतने बार कुछ चीज़ें मेकअप करता था बनाने का, लेकिन बता नहीं पाता था वो, कुछ चीज़ें छोड़ता था। जो उसकी प्रेजेंस थी वो हर जगह आ जाती थी। वो कहा मैं वहाँ भी था, मैं वहाँ भी था, मैं हाँ यहाँ भी था, इस टाइप से क्वेश्चनिंग में फंस गया। हाँ, थोड़ा सा वो वहाँ पर उसको मदद मिली थी उससे, पुलिस को। एट द एंड किसी तरीके से ये केस ख़त्म हो गया। हाँ, और सर कोई ऐसा रोचक केस जो आपको लगा हो जीवन में पाकर कि भाई कहाँ फंस गया यार, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? फंसने वाला तो नहीं था, लेकिन एक अच्छा केस ये था, अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अभी हाल ही में सर आपने एक करीब 60 करोड़ का या कई करोड़ रुपए का कोई एक घोटाला उजागर किया था सर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उतना स्पष्ट उसमें नहीं था, लेकिन हमने एक FIR उसमें की थी 420 की, और उसमें कुछ अन्य धाराओं का समावेश था। हुआ ये था, अभी कुछ अकाउंट में जो हमने अभी उसमें आया प्रकाश में देखने में, 1930 पर कॉल लगाते हैं लोग जी। तो 1930 में कॉल लगाने से होता यह है कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं उनकी जानकारी, उनका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लोगों को मिल जाता है। जैसे FIR नंबर होता है, वैसे ही साइबर फ्रॉड में अगर अपन 1930 में कॉल करते हैं तो वो एक रजिस्टर्ड हो जाता है, उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर कहा जाता है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो उस प्रकार की सुविधा है 1930 के, जिसमें हम, पुलिस के पास भी एक शिकायत आकर के रजिस्टर्ड होती है और एक बैंकिंग सेक्टर पे चली जाती है। अगर मेरा खाता किसी बैंक में है तो उस बैंक विशेष में जा कर के भी एक शिकायत अपने आप कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। तो बैंक मेरा जो होगा वो मेरे जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे जो मेरे अनुमति के बिना हैं, अनवांछित जिनको बोलेंगे, तो उस पर वो ट्रैक करना उनको शुरू कर देता है बैंक। ये बैंक मैनेजर का काम होता है और ऊपर जो भी बैंकिंग सेक्टर में लोग बैठे हुए हैं उनका ये काम रहता है। तो उसमें मैं दोबारा से उस केस पे आता हूँ। तो हुआ ये था कि एक्नॉलेजमेंट नंबर था और उसका हमें अकाउंट नंबर मिला कि इस अकाउंट नंबर में ट्रांजैक्शन हुए हैं। उस अकाउंट को जब हमने तस्दीक करना शुरू किया तो वो अकाउंट जो होल्डर था वो बड़ा सीधा साधा आदमी था। वो एकदम से जानता ही नहीं था कि मेरा, क्योंकि उस तरह की उसकी हरकतें और उसका जो व्यवहार था वो बड़ा सामान्य था एकदम व्यवहार। तो जब उससे पूछे तो पता चलता है कि वो बैंक ले जा करके कोई दूसरा व्यक्ति उसका खाता खुलवाया था और उसका खाता खुलवा करके उसका ATM पासबुक वगैरह वही रख लिया और उसके ट्रांजैक्शन इंदौर में हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें जब ऐसे कलेक्ट हुई तो पता चला कि उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो था वो करीब 30-40 के करोड़ के हिसाब के 30-40 करोड़। हाँ, और ये सारा पैसा फ्रॉड का था? हाँ, लगभग उसमें फ्रॉड का ही था। बहुत सारे दूर दूर के अकाउंटों से भी उसमें पैसा आया हुआ था और बहुत सारे ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थे जो 1930 पे दर्ज थे, मतलब उन प्रकरणों का वो पैसा था। हालांकि उस पर अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है और उस पर हमने टीम गठित कर रखी है, उस पर काम कर रहे हैं। अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है। हाँ। होगा तो आप तक जानकारी ज़रूर पहुंचाई जाएगी। तो सर ऐसे हमारा इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, तो धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ते हैं। अभी के लिए प्रमुख सवाल तो ये है सर कि आप अभी जहाँ पर पदस्थ हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है यहाँ की जनता की, यहाँ के लोगों की सबसे प्रमुख समस्या क्या है जिससे उनको निजात मिल जानी चाहिए और आप दिला कर छोड़ेंगे? मैं यहाँ पर आया था तो सबसे बड़ी समस्या मैं पहले से ही अवगत हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पहले रामनगर में तो कभी पदस्थ नहीं रहा, लेकिन मैं बिजरी में पदस्थ था, जो कि यहाँ से पड़ोस का थाना है बिजरी। वहाँ पर मेरी सेवाएं 4 वर्ष की करीब रही हैं वहाँ पर। तो
मुझे तब से यहाँ का माहौल पता था कि मेन समस्या यहाँ पर अगर होती है तो या तो वो चूँकि कॉलरी एरिया है और कॉलरी धीरे धीरे बंद हो रही हैं, तो जो मेन समस्या जो हमने पहले भी हमारे इसमें चर्चा में आया है कि कबाड़ चोरी, एक तो वो एक समस्या है, और उसी से रिलेटेड या उसी के पैरेलल चलती है घरों में चोरी होना और दुकानों में चोरी होना। ये मेन समस्या है जो मैं समझ पाया यहाँ 8-9 महीने में अभी तक। एक तो सर महत्वपूर्ण बात ये भी है, लोगों को जानना चाहिए कि ये जो इलाका है यहाँ पर एक मूक सहमति दे दी गई है चोरी को, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि सरकार से की गई चोरी चोरी नहीं होती। हाँ, कोई किसी के घर में घुस के अगर कुछ चुरा रहा है तो वो चोरी है, लेकिन आप सरकार के खजाने में से, सरकार के लोहे कबाड़ इत्यादि भंडारों में से यदि कुछ चुरा रहे हैं, आप कोयला चुरा रहे हैं, तो एक मूक सहमति मिल जाती है उसको समाज से। तो ये एक प्रमुख समस्या है कि अगर आप चोरी को किसी भी तरीके से मूक सहमति दे देंगे तो वो धीरे धीरे करके विकराल रूप लेगा। आज वो सरकार के प्रति हमलावर है, लेकिन उसको आपके प्रति हमलावर होते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। सहमत है सर आप? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अगर कोयला जलाना होगा, आप जा कर के देखेंगे, क्षेत्र में घूमेंगे, तो भले ही सरकार कितने भी प्रयास करेगी कि उज्ज्वला योजना से गैस लोगों को दी गई है, लेकिन मैं अगर ज़मीन पर आकर के देखता हूँ तो शाम का समय होते ही लोग अपने घर के बाहर एक कोयले से जो सिगड़ी होती है वो रख देते हैं और उसको सुलगने के लिए छोड़ देते हैं, और उसी से आज भी बहुत सारे लोग, लगभग मैंने देखा है जो मतलब कॉलरी के प्रबंधन के जो लोग हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, वर्कर को, या उन कॉलोनियों को छोड़ दिया जाए जो लोकल बस्ती में अगर जाएंगे, तो लगभग 40 से 50% लोग इस काम में मतलब कोयले से आज भी खाना बना रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत लोगों का तो घर ही कोयला या कबाड़ से चल रहा है। बहुत से छोटे छोटे मजदूर हैं। वही चीज़ अगर क्योंकि यहाँ पे सर रोजगार का भी कोई दूसरा साधन है नहीं, तो लोगों को यही लगता है लोग आके बसे कि जाकर के घर के लिए जलाने के लिए तो हम होटल में चाय बनाने के लिए या कुछ चीज़ें करने के लिए तो हमको कोयला जन्मसिद्ध अधिकार है, चूँकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। धीरे धीरे सर वो लोग लेके आते हैं। पहले तो अपने घर पे जलाने के लिए, जब देखते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है तो भाई 2-4 बोरा लाके किसी को बेच भी दिए, रोजगार का साधन हो गया वो अक्सर होता है। और उन चीज़ों के लिए ज़रूर, जो शुरू में अपनी चर्चा में आया था कि सिफारिश की बात, तो हाँ उनके लिए आती है, तो लोग अक्सर उसको ये नाम देते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो कार्रवाई करना ही है किसी भी प्रकार की चोरी, तो उसमें ज़रूर समाज के द्वारा एक स्वर उठता है कि नहीं वो तो गरीब हैं, उनको तो कोयला हो गया, कोयला जलाने के लिए ही चोरी किया जा रहा है, या इस टाइप की चीज़ें आती हैं। चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो रोटी क्यों ना चोरी की जा रही है, कोई भी चोरी धीरे धीरे वो अपना विकराल स्वरूप लेता है और सबको प्रभावित करेगा। वो एक आदत बनती जाती है, वो एक चोरी की जो आदत होती है वो लोगों में एक आदत के रूप में पनप जाती है। तो हम अपेक्षा करेंगे सर कि आप अपने कार्यकाल में यहाँ पर कम से कम कबाड़ चोरी और कोयला चोरी के ऊपर तो प्रमुख एक्शन लेंगे, जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कार्रवाइयाँ भी किए हैं और लगातार करते भी रहेंगे, और अन्य चोरियों के लिए भी जो समस्या बनी हुई है फिलहाल रामनगर के लिए, तो उन पर भी हमारी कार्रवाई, अभी बीच में हमने एक खुलासा भी दुकान चोरी का किया था, आगे भी जारी रहेगा और करते रहेंगे इस पर कार्रवाई। सर जो आपका पुराना एक जो रूप था, जिसको हम लोग यहाँ पर आपकी नई पदस्थिति में बड़ा मिस करते हैं, आपके वो NDPS स्पेशलिस्ट वाली, क्योंकि सर युवाओं को बर्बाद होने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि वो नशे में अपना बहुत सारा समय गंवा देते हैं। बिल्कुल, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को कोई संदेश? पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी हमारा अभी नशा मुक्ति का अभियान चला था, उस दौरान भी हमने 2 कार्रवाइयाँ NDPS के खिलाफ किए थे, 2 अपराध पंजीबद्ध किए थे, लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमको अभी कार्रवाइयाँ करनी भी हैं, और हम उसके लिए अपने सूत्र भी डेवलप कर रहे हैं। और जो हमारा कहा कि पुराना आपका जो रूप था, तो उसके लिए ये है कि सूचना जहाँ पर हमें अच्छी मिली तो हमने कार्रवाई की थी, यहाँ पर भी मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी करेंगे कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करेंगे। धीरे धीरे प्रयास किया जाएगा कि नशे मुक्त कर दिया जाए कम से कम इस इलाके को, क्योंकि सर यहाँ पे एक तो रोजगार है नहीं, ऊपर से जो युवा हैं वो नशे की ओर ऐसा भाग रहे हैं कि कल को जब उन्हें रोजगार के लिए कोई अवसर मिलेगा तो भी वो नशे में इतना धुत, इतने कमज़ोर हो चुके होंगे कि उनके बस का नहीं होगा कोई काम करना। तो ये एक प्रमुख कारण होगा। तो ये एक बहुत अच्छी मुलाकात रही सर आपसे। तो ये थे हमारे साथ मौजूद सुमित कौशिक जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। कई युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं आप। तो सर एक आखिरी बात लोगों को ये भी बता दिया सर, अगर आपकी तरह कोई बनना चाहे, कई युवा होंगे जो वर्दी पाना चाहते हैं या आपकी जैसी कोई पदवी पाना चाहते हैं ताकि वो समाज में कुछ बदलाव ला सकें, तो कौन सी ऐसी कुछ बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए और जिन चीज़ों से उनका ये सफ़र और आसान हो जाएगा? 2 ही चीज़ें हैं। मैं सभी युवाओं को और जो अपने जो भी
मेरी तरह नहीं, वैसे तो मेरा ये मानना रहता है कि हर कोई अपनी तरह बने, या उसे देखकर कोई उसके आसपास के लोग ये कह सकें कि उसके मोहल्ले में अगर वो रहता है तो कहें उसकी तरह बनो। तो मेरा ये मानना है कि हर कोई अपनी तरह बने। लेकिन अगर एक सफल व्यक्ति, जिसे समाज में सफल कहा गया है, तो वो एक सफल व्यक्ति बनना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो हमारी चर्चा में भी आया अभी अंतिम क्षणों में कि नशा, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि जब मुझे बताने का अवसर मिला, वैसे मैं बताता नहीं हूँ सबको, क्योंकि बताने का कोई ऐसा वो नहीं है कि खुद की चीज़ें बताई जाएँ। तो मेरा यही एक खुद का ये है कि मैं आज भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, चाहे वो सिगरेट हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, ये सारी चीज़ों से मैं दूर हूँ। और एक छात्र जीवन में सबसे पहले किसी भी छात्र को अगर वो सफल होना है तो उसके लिए नशा मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नशा जो होता है वो हमें जो एक समाज की मुख्य धारा होता है उससे दूर लेकर के जाता है। नशा करने के लिए आदमी किनारा ढूंढता है। हाँ, मेरे पिताजी भी कहते हैं कि दुनिया के सारे गलत काम एकांत में ही होते हैं, इसलिए व्यक्ति को एकांत से दूर रहना चाहिए। समाज की जो मुख्य धारा होती है उससे दूर भागता है आदमी नशे के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नशे से दूर रहें और लगातार अपने माता पिता से कांटेक्ट बनाए रखेंगे तो एक आप अच्छे इंसान जरूर जाएंगे, क्योंकि हर कोई माता पिता, हर कोई व्यक्ति अपने लड़के को, अपने औलाद को एक अच्छे रूप में देखना चाहता है। तो अगर कोई अपने पिता की और माँ की बात मानता होगा तो वो ज़रूर सफल होगा। एक ही मंत्र है। तो ये हैं थाना प्रभारी सुमित कौशिक जी, जिन्होंने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। ऐसे ही और भी प्रभावी लोग जिनसे आप प्रभावित हो सकें या कुछ नया सीख सकें, उन्हें हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर लाते रहेंगे, आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूँ मनुमणि तिवारी।